नमस्कार दोस्तों, लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। और मेरी वीडियो काफ़ी आ चुकी है, आपने सभी ने देख ली होगी। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा नागरिकता से। ये भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है, जिसमें सभी आर्टिकल आपको कराए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बेस्ट है। और इसमें IAS PCS जैसे बड़े एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और SSC एग्ज़ाम में तो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। नागरिकता नागरिकता के बारे में हम पहले अच्छे से जान लेते हैं कि नागरिकता है क्या। भारत में दो तरह के लोग रहते हैं। भारत में क्या, पूरे विश्व में दो तरह के लोग रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो होते हैं नागरिक, और एक होते हैं विदेशी लोग, जो फॉरेनर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना कि भाई दूसरे देश के लोग हैं। तो वो लोग हैं। मेरे को थोड़ा कफ है, आप लोग जानते हो दिल्ली में कोविड बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो उस कोविड का शिकार मैं भी हो गया हूँ। तो अब पहले से बेटर हूँ। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, बीच में थोड़ा सा कफ है तो उससे आपको डिस्टरबेंस हो रही होगी, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। विश्व हो चाहे भारत हो, सभी जगह लगभग दो तरह के लोग रहते हैं। एक वहाँ के सिटीजन होते हैं जिन्हें नागरिक कहा जाता है, एक फॉरेनर होते हैं जो विदेशी लोग होते हैं। तो नागरिक कौन होते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। भारतीय राज्य में पूर्ण सदस्य होते हैं। नागरिक कौन होते हैं? जो भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। उनकी एक उनकी इस पूर्ण निष्ठा होती है, उनकी देश के प्रति क्या होती है? पूर्ण निष्ठा होती है। सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सिविल मतलब वो किसी प्रशासनिक सेवा में नौकरी करना चाहते हैं, या कोई राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या आता है? वोटिंग राइट्स भी आता है, और आपका इलेक्शन लड़ने का राइट्स भी आता है। मतलब कि ये सब अधिकार एक नागरिक होने के नाते आप सभी को मिलते हैं। जो उस देश का नागरिक होता है सभी को मिलते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। विदेशी वो होते हैं विदेशी वह लोग होते हैं जो किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं। मैंने कहा ना, अन्य राज्य का मतलब यहाँ वो स्टेट वाला नहीं है, राज्य का मतलब देश है। ठीक है। तो कई लोग कंफ्यूज ना हो, कभी वो सोच रहे हो कि राज्य मतलब जैसे इंडिया में राज्य का मतलब होता है स्टेट, मतलब कि हरियाणा यूपी वगैरह इनको स्टेट बोलते हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें राज्य को देश के रूप में संबोधित किया जाता है। इसलिए इन्हें सभी को, जो हमारे विदेशी लोग होते हैं, उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। ठीक है। भारतीय जब इससे आने वाली सीरीज शुरू होगी, नेक्स्ट वीडियो जो भी बनेगी हमारा मौलिक राइट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से राइट्स हैं और कौन से राइट्स विदेशियों को भी मिलते हैं और कौन से केवल भारतीयों को मिलते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप इतना जाने। आगे हम बढ़ते हैं। विदेशियों की दो कैटेगरी है। ठीक है। विदेशी नागरिक जो होते हैं वो दो रूप में बांटा गया है। एक होते हैं विदेशी वो जो भारत के मित्र देश हैं, और एक वो होते हैं जो भारत के शत्रु देश हैं। शत्रु में जैसे पाकिस्तान, चाइना को भी हम शत्रु देश में रख सकते हैं। ठीक है। ये लोग वो होते हैं जो शत्रु देश के होते हैं। जैसे भाई पाकिस्तान, मेनली हमारा तो पाकिस्तान है जो हमारा शत्रु देश है। तो विदेशों को भारत ने दो कैटेगरी में रखा है, एक मित्र राष्ट्र और एक शत्रु राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र तो वो होते हैं जिन्हें भारत के सकारात्मक संबंध होते हैं, मतलब कि वो राष्ट्र जिनसे भारत की मित्रतापूर्ण संधि होती है। जैसे भाई नेपाल है, ठीक है, रूस है, तो अमेरिका है, ये सब कौन है? मित्र राष्ट्र है भारत के। और विदेशी शत्रु जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, उन्हें कम अधिकार होते हैं, प्राप्त होते हैं, तथा वह गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा नहीं मिलती है। मतलब वो भारत में नजरबंदी के विरुद्ध उनको सुरक्षित सुरक्षा नहीं मिलती है। ठीक है, वो सुरक्षित नहीं होते हैं। आर्टिकल 22, ये मैं बड़े अच्छे से आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, एक एक आर्टिकल और उनके क्लोज, सब क्लोज, सबको बड़े अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये आर्टिकल याद रखना कि आर्टिकल 22 नज़रबंदी जो कानून है उसके बारे में, कि गिरफ्तारी में
उनको स्पेशल राइट्स नहीं मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा नागरिकता का, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। हम आर्टिकल 5 से 11 तक 5 to 11 तक के बारे में चर्चा करेंगे, और ये हमारा नागरिकता में है, जो भाग 2 में है संविधान के, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नागरिकता का संबंधित कानून बनाने की पूर्ण शक्ति, मतलब नागरिकता पे जो भी कानून बनेगा उस पर पूर्ण शक्ति किसकी है? संसद की। मतलब नागरिकता में जो भी संशोधन होगा या नागरिकता के क्या क्या राइट्स रहेंगे, किसको क्या अधिकार मिलेगा नागरिकता में, वो सब कौन डिसाइड करेगी? हमारी संसद डिसाइड करेगी। और संसद कौन है? संसद हमारी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के द्वारा जब कानून पास होता है वो हमारे देश में लागू होता है। वो भी मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए बस ये याद रखिए कि सारी शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। संसद ने सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम 1955 में नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट पारित किया, और इसमें 1986, 1982, 2003, 5 और 15 में संशोधन किए गए हैं। तो ये याद रखना। और अभी भी फिलहाल में भी संशोधन हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, तो ये याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नागरिकता अर्जन के 5 तरीके हैं, मतलब नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं भारत में। हर देश का अपना अलग अलग है। तो भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाती है, वंश के आधार पर और रजिस्ट्रेशन के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, और भारत में नए क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जन्म के बता दूं, जन्म का तो आपको भी पता होगा कि जो भारत में जन्म लेगा। वंश, जो वंशानुगत भारत से जुड़ा हो। पंजीकरण, मतलब कि कोई भी फॉरेन का व्यक्ति भारत में पंजीकरण करता है नागरिकता के लिए, तो उनको भी मिलेगा देशीयकरण के आधार पर, मतलब वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हों उसके आधार पर भी, और भारत के नए क्षेत्र सम्मिलित होने पर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जिस तरीके से हमने एक 100वें संविधान संशोधन के द्वारा, या कोई भी संविधान संशोधन हमारे देश में हुआ हो, ऐसा संविधान संशोधन जिसमें कुछ एरिया भारत को मिला हो, या फिर आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हम कोई भी क्षेत्र भारत में जोड़ते हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जब भारत में जुड़ जाएंगे तो उनकी नागरिकता भी किसकी होगी? भारत की होगी। तो वो वाले क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित हुए हैं, ठीक है, जो भारत में सम्मिलित हुए हैं, उनके लोगों को भी नागरिकता दी जाएगी। तो ये वो आधार है। आगे हम बढ़ते हैं। नागरिकता समाप्ति के, मतलब नागरिकता डिसमिस की जा सकती है 3 आधार पर। एक तो खुद परित्याग करके, मतलब भाई मैं खुद छोड़ दूं नागरिकता, मुझे नहीं चाहिए नागरिकता, ठीक है। या किसी अन्य देश की नागरिकता एक्सेप्ट करने पर। मान लीजिए मैं भाई अमेरिका गया हूँ या ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, कहीं भी विदेश में गया हूँ, तो मैं वहाँ की सिटीजनशिप ले लेता हूँ, तो उसी दिन से मेरी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब उस दिन से मैं भारत का नागरिक नहीं रहूंगा। भारत सरकार द्वारा नागरिक को वंचित भी किया जा सकता है। मान लो कि कुछ इस तरह की गतिविधि रही हो, आतंकवाद से जुड़ी हो, या कोई भारत का नागरिक भारत में रहकर किसी दूसरे देश की जासूसी में काम कर रहा हो, या कुछ इस तरह का भी हो, तो उस आधार पर भी भारत सरकार उसकी नागरिकता को रद्द कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 2 टॉपिक थे जिसमें मैंने आपको बताया कि नागरिकता कैसे मिलेगी और नागरिकता कैसे समाप्त होगी। अब आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, मतलब कि 15, 16, 19, 29 और 30 केवल ये किसको प्राप्त है? भारत के नागरिक को। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 केवल नागरिक को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारत के नागरिक के साथ साथ ये विदेशी नागरिक, विदेशी
को भी प्राप्त है, केवल शत्रु देश को छोड़कर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शत्रु देश के लोगों को छोड़कर भी प्राप्त है ये मूल अधिकार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कभी भी पूछ सकता है और इस तरह के क्वेश्चन बनने चाहिए एग्जाम में। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा में निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार व सदस्य अधिकार केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का अधिकार केवल किसको प्राप्त है? भारत के नागरिक को। और ये भी याद रखना, लगभग संवैधानिक पद पर भारत का नागरिक ही आसीन हो सकता है, जिसमें राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, ठीक है, महान्यायवादी हो, महाधिवक्ता हो, जैसे जो प्रमुख पद हैं उन पर केवल भारत का नागरिक ही नियुक्त हो सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। अब हम आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो कौन से आर्टिकल हैं, एक एक आर्टिकल हम अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल मैंने बताया ना 5 से 11 तक नागरिकता के आर्टिकल है, तो आर्टिकल हम 5 के बारे में पढ़ते हैं। संविधान के प्रारंभ व अधिवास द्वारा नागरिकता। ठीक है, यह आर्टिकल 5 में लिखा है। 6 में लिखा है पाकिस्तान से प्रवसन, माइग्रेशन, जो माइग्रेट किए हैं इंडिया में आकर रहे हैं उनके बारे में यह आर्टिकल 6 है। 7 में क्या है, पाकिस्तान से प्रवसन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने 8वें आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 8 में बोल रहा है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। यह आर्टिकल 8 में है। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 9। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 10, किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जा सकता। वो मैंने आपको अभी, मतलब ये वही सब चीजें हैं जो मैं अभी पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ, वो सब ये आर्टिकल में लिखा हुआ कि जो भी पावर है सब संसद के हाथ में है। ठीक है, आर्टिकल 11 के बारे में पढ़ते हैं, हमारा लास्ट आर्टिकल है कि नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति किसके हाथ में है? संसद के। ठीक है, संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया है। तो ये हमारे सभी आर्टिकल हो गए। अब हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो ये बड़ा चर्चा में रहा है। इसका चर्चा का विषय इस आधार पर है क्योंकि ये धर्म के आधार पर है। 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ यह अधिनियम अफगानिस्तान, याद रखिएगा ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कौन सी 3 कंट्री है? ये तीनों मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। अवैध प्रवासी वो लोग होते हैं जो अनलीगली तरीके से भारत में प्रवेश किया हो, जिन्होंने, मतलब जिनके पास कोई वीजा ना हो, अगर वीजा भी है वो समाप्त हो गया हो, या फिर कोई बॉर्डर क्रॉस करके आया हो, या कोई चोरी छुपे आया हो, या किसी भी तरीके से आया हो, लेकिन वो वैध नहीं है, मतलब इनलीगल है वो, उस आधार पर अगर भारत में आया है तो वो इनलीगल कहलाएगा। तो ये इस संशोधन के द्वारा कहा गया है, इस अधिनियम के द्वारा कहा गया है कि उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है, मतलब उनको नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन 31 दिसंबर 2014 से अगर उन्होंने पहले भारत में प्रवेश किया है। अब आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ, मतलब कि जो अनलीगल तरीके से भारत में घुस आए हैं और भारत में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं अनलीगल तरीके से, अब उनको क्या है, भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन किस आधार पर दी जाएगी कि वो क्या होने चाहिए, या तो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो। ठीक है, इन धर्मों के होंगे तो ही उनको नागरिकता दी जाएगी। और दूसरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। ठीक है, तो ये 3 कंट्री के। आगे कंटिन्यू करते हैं। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची, मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुसूची भी, एक एक अनुसूची आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप पढ़िए 6ठी अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा
कि आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ है कि भारत की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। मतलब जनजातीय जो क्षेत्र है वहां पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपनी क्लास में। अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंट रेगुलेशन, ठीक है। इनर लाइन परमिट वाले जितने भी राज्य हैं या जितने भी जिले हैं वहां पर यह लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया जो है वहां पर ये लागू नहीं होगा। और मैक्सिमम शरणार्थी कहाँ के, वहीं पे ही है मैक्सिमम। तो ये क्लास हमारी यहाँ तक है, ये टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको बेस्ट लगा होगा। अब मैं वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं इससे टच करते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन अब भी संविधान संशोधन हुआ है तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। और इम्पोर्टेंट तो खैर सब कुछ है, एग्ज़ाम का पता नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो एक एक चीज़ को हमें पता होना चाहिए। और नागरिकता, हम खुद सिटीजन हैं तो हमें कम से कम पता होना चाहिए कि भारत की नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे नहीं। आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, आप खुद ही किसी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि डीएम एसडीएम वगैरह ही ये सब काम देखता है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि नागरिकता के क्या अधिकार हैं और क्या नहीं, किसको किस आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं जो प्रीवियस ईयर में वैसे तो कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईएस में भी क्वेश्चन पूछा गया और पीसीएस में तो खैर पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, मतलब कि नहीं प्राप्त की जा सकती। ये नहीं वाले क्वेश्चन ज़रूर याद रखना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो नहीं वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग पर सम्मिलित, मतलब सम्मिलन होने के द्वारा, मतलब कोई भूभाग भारत में मिला लिया जाता है, या बैंक में धन जमा करके। तो ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर वही है, आपको भी पता है, डी है इसका आंसर। भाई कोई क्षेत्र बाहर का, मतलब बैंक के द्वारा सिटीजनशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो नागरिकता में राज्य तथा राष्ट्र में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। राज्य की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आप बताइए। तो इसका आंसर हमारा संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। ये पता है क्या, कई लोग मैंने देखा है बड़ी बड़ी मैगजीनों में लिखा है कि जम्मू कश्मीर की अलग नागरिकता है, भारत की अलग नागरिकता है, उनको अलग नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, वो भारत के भी हैं और जम्मू कश्मीर के भी हैं। तो मैं सीधा कह दूं, भारत में शुरू से आज तक केवल एक ही नागरिकता रही है, एकल नागरिकता है। दूसरी नागरिकता को कोई भारत में संविधान में कोई शब्द ही नहीं है। तो एक ही नागरिकता है, जम्मू कश्मीर की भी, भारत की भी, और भारत के रहने वाला हर व्यक्ति को एकल नागरिकता मिलती है। दोहरी नागरिकता है ही नहीं भारत में। लेकिन बड़ी बड़ी मैगजीन में मैंने देखा कि दोहरी नागरिकता है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी मैंने देखा कि दोहरी नागरिकता है, जो बिल्कुल गलत है। तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 में पूछा था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगली क्लास हमारी जो आएगी वो हमारी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास से जुड़ने के लिए। आप टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी वो आएगी मौलिक अधिकार पे, ठीक है। मौलिक अधिकार जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है जो हमारी मौलिक अधिकार पे रहेगी। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, ये तीन ऐसे टॉपिक हैं, मतलब कि मतलब सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो ये तीन टॉपिक है। इनको कभी मत छोड़ना, कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये तीन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा बहुत जल्दी आपके लिए। तो आप जुड़े रहना मेरे साथ। आप सभी का धन्यवाद, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ठीक लगता है। और कोई भी आपको कोई भी इशू आ रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। धन्यवाद।